लास्ट क्लास हम लोग क्या करे थे? लास्ट क्लास में हम लोग करे थे सीक्वेंस एंड सीरीज। हमने बेसिक लेक्चर देख लिया था सीक्वेंस सीरीज का। हमने देख लिया था कि सीक्वेंस सीरीज में हमें बेसिक सीरीज पढ़ रही है सब स्टार्टिंग में। और सबसे बेसिक सीरीज हमने कौन सी शुरुआत की थी? एपी। लास्ट टॉपिक पे हम लोग आउटकम्स पे आए थे, है ना। आउटकम की शुरुआत ही की थी मैंने। तो पहला आउटकम क्या लिखा था, वहां से रिविजन शुरू करता हूँ। 1 + 2 + 3 अप टिल n। ये क्या है? सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो ये क्या था? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो सिंप्लीफाई करके ये क्या बनता है? n × n + 1/2। एक मिनट, ठीक है ना। ये बनता है n × n + 1/2। बताओ व्हाट वाज द सेकंड फॉर्मूला? अगर मेरे पास हो 1 + 3 + 5 + 7 अप टिल 2n - 1, ये क्या था बेटा? सम ऑफ द फर्स्ट n और नेचुरल नंबर्स। ये क्या प्रूफ करके निकाल लिया था हम लोगों ने? n²। फॉर्मूला याद है कैसे प्रूफ किया था हमने? बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है, तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? n²। फिर उसके बाद हमने देखा था आउटकम नंबर 3, दैट वाज द सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। तो वो क्या था? 2 + 4 + 6 + 8 एंड सो ऑन अप टिल 2n। ये हमने देखा था, इट वाज n/2 व्हाट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तूने पर यहीं तक लिख के छोड़ दिया था, ये आएगा n × n + 1। तो ये तीन आउटकम्स बहुत बेसिक्स हैं। ये तो क्या क्वेश्चंस की तरह है एक तरीके से। ये जो आउटकम्स हैं वो किसकी तरह है? क्वेश्चंस की तरह है। तो अगले आउटकम पे चलते हैं। देखो आउटकम नंबर, है ना, यहाँ से ये तो हमने पिछली क्लास में कर लिया था। तो आते हैं आउटकम नंबर 4 पे। व्हाट इज आउटकम नंबर 4? आउटकम नंबर 4 लिखें, इफ इन एन एपी, अगर मेरे पास एपी है, वैसे भी ये ऑब्वियस है हम लोग एपी डिस्कस करें। इन एन एपी अगर p टाइम्स टीपी इज इक्वल टू q टाइम्स tq implies टर्म p + q वुड बी इक्वल टू 0। क्या आपने कभी ये 10th क्लास में किया है इस तरह का क्वेश्चन? है ना। तो इसको एक क्वेश्चन के रूप में करते हैं इसे। ये तो प्रॉपर्टी है एक तरीके से। बेटा गौरव बता सकते हो क्या लिखा हुआ है? अगर एक एपी की p टाइम्स द pth टर्म, टीपी मतलब pth टर्म, इज इक्वल टू q टाइम्स द qth टर्म, तो याद रखना टी p + q 0 होगा। अब इसका प्रूफ देखते हैं। अब ये जो आउटकम है ना, वो एक क्वेश्चन के रूप में है। इसका प्रूफ देखते हैं। बेटा इसका प्रूफ क्या है? मान लेते हैं लेट, किसी भी एपी में, अगली बार से नहीं लिखूंगा, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए। फर्स्ट टर्म क्या मान लेते हैं? ए। और कॉमन डिफरेंस क्या मान लेते हैं? अभी के लिए हमें मालूम है स्टैंडर्ड डी। फर्स्ट टर्म ए मान लिया और कॉमन डिफरेंस कितना मान लिया? डी। तो बताओ व्हाट इज गिवन टू मी? व्हाट इज गिवन टू मी? पी टाइम्स व्हाट इज टीपी का फॉर्मूला, टर्म नंबर पी का? ए प्लस p - 1d। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टी क्यू? ए प्लस q - 1d। एक तरह से गिवन है हमको। pth टर्म ऑफ एन एपी क्या होगी? pth टर्म ऑफ एन एपी क्या होगी? a प्लस p - 1d। और qth टर्म क्या होगी? a प्लस q - 1d। अब ये दोनों बराबर है, यहां से सिंप्लीफाई करते हैं। पता है यहां से क्या आएगा? pa प्लस p² - p इंटू डी इज इक्वल टू QA प्लस q² - q इंटू डी। सब चीज़ों को एक तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये दो टर्म्स एक ही हैं। तो यहाँ से a कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा? p - QA। अच्छा बाकी सब में क्या होगा? बाकी सारी टर्म्स जो होंगी d वाली वो भी एक तरफ चलाएंगी, तो क्या आएगा? p² - q² - p - q। कितने लोगों को ये चीज़ समझ में आई क्या हुआ? ये इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, ये वाली टर्म उधर गई, तो a कॉमन आया होगा, क्या बचेगा? p - q। फिर ये वाली टर्म उधर गई, इसके बाद मर्ज हुई, तो d कॉमन आ गया। p² माइनस, और फिर आएगा -p + q। मैंने माइनस उनमें से कॉमन निकाल लिया, तो p - q आया। क्लियर है ये चीज? अब ध्यान देखना, अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आएगा p - QA प्लस, बेटा व्हाट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ p² - q²? p - q इंटू p + q। और ये क्या है? p - q इंटू डी इज इक्वल टू 0। क्या तुमको लगता है पूरे एक्सप्रेशन में से p - q कॉमन आ रहा है? पूरे एक्सप्रेशन में से अगर p - q कॉमन आ जाएगा तो बचेगा a प्लस, बताओ यहां से क्या बचेगा? p + q - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। बेटा ये समझ में आया कैसे? देखो p - 1 p - q और p - q कॉमन आ गया यहाँ पर, तो बताओ यहाँ से क्या बचेगा? a।
यहाँ से p माइनस क्यू, यहाँ से भी पूरे में से कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा p प्लस क्यू ब्रैकेट के अंदर, और फिर -1, d इज इक्वल टू 0। अब ये तो बात पक्की है कि p तो q के बराबर नहीं है, तो p माइनस क्यू तो 0 होने से रहा, तो हमारे पास क्या इंप्लीकेशन आएगा, इसका मतलब a प्लस p प्लस q माइनस 1d 0 आ गया। ध्यान देखो ये कौन सी टर्म है, ये एक्सप्रेशन देखकर किसी की फीलिंग आ रही है? देखो अगर यहाँ पे n होता, इस p प्लस क्यू की जगह अगर n होता तो क्या आता, nth टर्म होती, पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये कौन सी टर्म है, t p प्लस क्यू 0 हो गया, t p प्लस क्यू क्या हो गया 0। वापस समझाता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसको समझना आप लोग वापस से। मुझे किसी क्वेश्चन ने कहा कि इन एपी द p टाइम्स द pth टर्म इज इक्वल टू q टाइम्स द qth टर्म, तो मुझे प्रूफ क्या करना है कि t p प्लस q क्या होगा 0। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मान लो किसी क्वेश्चन में आ जाए, किसी एग्जांपल में आ जाए, इफ 3 टाइम्स थर्ड टर्म इज इक्वल टू 5 टाइम्स फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी, तो इस आउटकम को देखकर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे p की जगह कौन है और q की जगह कौन है 5, तो पक्की बात है कि 3 प्लस 5 जो कि t8 होगा, तो 8th टर्म उस एक्सप्रेशन का क्या होगा 0, उस टर्म का 8th टर्म क्या होगा 0, उसका प्रूफ यहाँ पे लिखा है, तो दिस इज एन आउटकम। अगर p टाइम्स टीपी इज इक्वल टू q टाइम्स tq, तो p प्लस qth टर्म क्या होनी चाहिए 0। अगेन इट्स अ क्वेश्चन दैट यू हैव डन इन योर जूनियर क्लासेस, है ना, अपने जूनियर क्लासेस में 10th में आपने से एक क्वेश्चन के रूप में किया होगा, उसका प्रूफ बड़ा अच्छा है। क्या ये पूरा सिनेरियो समझ में आया? तो फटाफट कॉपी कर लें। मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने उस एपी की फर्स्ट टर्म क्या मान ली ए, और कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया डी। अब याद रखना एपी क्योंकि आपने 10th में पढ़ रखा है, इसे नंबर ऑफ क्वेश्चन हम एपी में थोड़े से कम करेंगे, जीपी में थोड़े ज्यादा करेंगे, क्योंकि जीपी आपके लिए नया होगा। पर एपी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे आउटकम्स जो एक अच्छे क्वेश्चंस के रूप में आपने क्लास 10th में कर रखे हैं, वो हमें जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो याद रहने चाहिए, वो हमें जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रहने चाहिए। ठीक है बेटा, ये जो क्वेश्चन हम करते हैं, अब ये जो प्रूफ है वो हम इसलिए भी करते हैं क्लास के अंदर क्योंकि हमें फैक्टराइजेशन कैसे चीज़ें कॉमन आती है, क्योंकि मैथ्स इज नॉट जस्ट फॉर्मुलेज, मैथ्स में बोलूँ कि फॉर्मुलेज हैं। द सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस अपने आप में एक लर्निंग है, कि आप किसी क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करते हो, वो भी अपने आप में एक लर्निंग ही है। मैं सोचूंगा मैं सिंप्लीफिकेशन ना करूँ और सिर्फ फॉर्मुला फॉर्मुला खेल लूंगा, तो जेई का क्वेश्चन तो नहीं होने वाला आपसे। अगर मैं आउटकम के रूप में, अब क्योंकि मेरे को एक शॉर्टकट के रूप में कोई आउटकम याद करके रखना अपने किसी ऑब्जेक्टिव पेपर में, कि मेरी स्पीड ज़्यादा हो उसको करने के लिए, तो व्हाट इज द आउटकम, कि अगर किसी क्वेश्चन में दे रखा है कि देयर इज एन एपी, और इस एपी की खासियत क्या है कि आपको कुछ दे रखा है p टाइम्स द pth टर्म इज इक्वल टू q टाइम्स द qth टर्म, तो याद रखना t p प्लस q 0 होगा, और वो आपका प्रूफ आपके सामने है। बेटा ये एग्जाम्पल भी लिख लेना, मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ। अगर जेई में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो अपन हार्डली इट वुड टेक अस 10 सेकेंड्स टू डू इट। मान लेते हैं, बेटा लिख लिया इसको, मान लो अगर मैं तुमसे कहता हूँ किसी एपी में क्वेश्चन है, मान लो इफ इन एन एपी, कोई एपी है। अच्छा याद रखना जेई में ना कुछ इस तरह की भाषा का यूज भी करते हैं, एपी कंटेनिंग नॉन जीरो टर्म्स। व्हाट डू यू मीन बाय कंटेनिंग नॉन जीरो टर्म्स? इन एन एपी ऑफ नॉन जीरो टर्म्स, इस तरह की भाषा का प्रयोग बहुत करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन जीरो टर्म्स? मतलब वो जीरो नहीं है, कोई भी टर्म मतलब नॉन जीरो टर्म्स मतलब उसमें कॉमन डिफरेंस जीरो नहीं है, फर्स्ट टर्म भी जीरो नहीं है। पर एनीवेज अगर तुमसे कोई कह दे पी टाइम्स तो मैंने लिख दिया, मान लो कोई तुमसे कह दे 13 टाइम्स t13 इज इक्वल टू 50 टाइम्स t50, तो तुम्हारे दिमाग में एकदम से क्या आना चाहिए बताओ, यहाँ पे पी के कौन है
13 और q की जगह कौन है 50, तो तुम्हारे दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए कि t 13 प्लस 50 जो कि t क्या होगा 63। पक्की बात है कि वो वाली टर्म क्या होने वाली है 0। अब इन आउटकम्स में डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जेई में, और हमें अगर पता होंगे तो इट वुड हार्डली टेक मी 10 सेकंड्स। नहीं तो क्या होगा, मैं पूरा पूरा सॉल्व करूँ। बताओ इसको अगर मैं सॉल्व करता, मान लो मुझे आउटकम नहीं पता होता और मुझसे कोई पूछता इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई मान लेते ये एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया होता और क्वेश्चन में वो पूछता कि आप एक काम करो, इफ दिस इज गिवन फाइंड t63, तो स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, वो करते हैं लेट फर्स्ट टर्म बी इक्वल टू a। बताओ कॉमन डिफरेंस कितना मानते हैं t, तो बताओ हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनता है 13 टाइम्स a प्लस 12d। अरे 13 टर्म क्या होती है a प्लस 12d इज इक्वल टू 50 टाइम्स a प्लस 49d। इसको सिंप्लीफाई करते तो यहाँ पे क्या आता 13a प्लस 12 इंटू 13d इज इक्वल टू 50a प्लस 50 इंटू 49d, है कि नहीं। अब अपने इनको सबको एक तरफ ले आते, तो यहाँ पे एक तरफ ले आते तो क्या आता है इस तरफ ले आओ, तो क्या आएगा 50 माइनस 13a, 15 माइनस 13a, इधर गया ना 50 माइनस 13a प्लस ये क्या आता है 15 इंटू 49 कितना होगा, जल्दी बताओ व्हाट इज 15 इंटू 45 49, व्हाट इज 15 इंटू 15 15 इंटू 50 2500, एक 50 कम कर दो कितना आएगा 2450 माइनस व्हाट इज 12 इंटू 13, व्हाट इज 12 इंटू 12 144, एक 12 और ऐड कर दो ना 156, t इज इक्वल टू 0। बताओ व्हाट इज 50 माइनस 13 37a प्लस व्हाट इज इसमें से माइनस करो कितना आएगा ये, व्हाट इज 2450 माइनस 156, 2450 माइनस 56 4 4 10, फिर 299 आएगा। 2450 में से आप 156 माइनस कर रहे हो तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ तो 4 आ गया है ना, फिर यहाँ पे 14 आएगा, यहाँ 3 आएगा तो 2 आएगा, ये 9 आएगा और ये 2 2 तो आएगा 2294, तो आएगा 2294d इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कुछ तो कॉमन निकलेगा ही, तो आप क्या इसमें से 37 कॉमन निकाल लेना। जब 37 कॉमन निकालोगे तो क्या बनेगा a प्लस 62d इज इक्वल टू 0। बेटा ये जो इसको फैक्टराइज करोगे ना तो 2294, अब देखो अगर ये कैलकुलेशन अपन कर रहे होते तो 2294 में से 37 निकलेगा, ये अपनों क्लिक नहीं करता, पर मुझे पहले से आउटकम पता है। बताओ 37 तो 0 हो नहीं सकता, तो मतलब हमने क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर लिया इस क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट इज a प्लस 62d 0। बताओ a प्लस 62d किस टर्म का फॉर्मूला होता है, टर्म नंबर 63 का, तो हमने प्रूव कर लिया। अगर मुझे आउटकम पता था तो मैं तो एक झटके में बता दिया था मैंने कि टर्म नंबर 63 वुड बी 0। क्या ये क्लियर है, अगले आउटकम पे आए, है ना। इस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं बता रहा था कि एक क्वेश्चन को कैसे हम बड़े आराम से कर सकते हैं अगर मुझे एक आउटकम पता है, अगर मुझे कोई आउटकम पता है ना। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, चलो बताओ, इफ इन एन एपी, इफ इन एन एपी अगर तुमसे बोलूं 6 टाइम t6 इज इक्वल टू 8 टाइम्स, 8 टाइम छोड़ दो, इज इक्वल टू 5 टाइम्स t5, तो बताओ कौन सी टर्म 0 होगी, 11th टर्म 0 होगी, द 11th टर्म वुड बी 0। याद रखना इसमें छोटा सा मैंने एरर किया है, यहाँ पे नॉन जीरो टर्म्स नहीं होंगी, नॉन जीरो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए नॉन जीरो कॉमन डिफरेंस 0 नहीं होना चाहिए, है ना। चलो बताओ यहाँ पर इसमें भी वही है नॉन जीरो कॉमन टर्म्स, है ना। चलो एनीवेज कॉमन डिफरेंस नॉन जीरो होना चाहिए। इफ इन एन एपी 6 टाइम्स t6 इज इक्वल टू 5 टाइम्स t5, तो बताओ कितने लोगों को एकदम से रियलाइज हो रहा है कि इसका मतलब t11 की वैल्यू क्या आएगी 0। क्वेश्चन में पूछ लेंगे फाइंड द 11th टर्म, याद हो क्या पूछेंगे विच टर्म इज इक्वल टू 0, तो आपका सीधा आंसर क्या आएगा 11th टर्म। और अगर आपको ये नहीं आता तो बताओ आप पूरा फुल फ्लेजेड सोल्यूशन करते, क्या आता 6 इंटू व्हाट इज t6 a प्लस 5d, व्हाट इज t5 a प्लस 4d,
ये आता ना, फ्रॉम हियर व्हाट इज दिस 6a प्लस 30d इज इक्वल टू 5a प्लस 20d, सबको उधर ले आओ, तो क्या आएगा a प्लस 10d इज इक्वल टू 0। बताओ a प्लस 10d किस टर्म का फॉर्मूला होता है? 11th टर्म का, क्योंकि इसको हम चाहें तो इसको ऐसे सकते हैं ना, a प्लस 11 माइनस 1d इज इक्वल टू 0, मतलब मेरी कौन सी टर्म है ये? 11th टर्म इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑब्वियसली ये जूनियर क्लासेस का एक क्वेश्चन है, पर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये चीज याद रहनी चाहिए। तो बताओ क्या मैंने बोला, व्हाट इज द आउटकम? अगर p टाइम्स द pth टर्म इज इक्वल टू q टाइम्स द qth टर्म इन एन AP, तो मुझे याद रहना चाहिए कि tp प्लस q क्या होगा? 0। अगले आउटकम पे चलें, चलो अगले आउटकम पे चलते हैं। अगला आउटकम क्या था? आउटकम नंबर 5 है ना? आउटकम नंबर 5 लिखें, इन इफ इन एन एपी, अगर किसी एपी में आपको कुछ इस तरह का डायलॉग आ जाए, इफ इन एन एपी टीपी इज इक्वल टू क्यू एंड टीक्यू इज इक्वल टू पी, देन टीआर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम बेटा, लिख लेना, पी प्लस क्यू माइनस आर, देन टीआर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस आर। अगेन इसे क्वेश्चन के रूप में करेंगे पहले, और फिर इसे आउटकम लिखवा दिया मैंने नोट्स में, ये क्योंकि मैंने आउटकम के रूप में रटा दिया आपको, तो फिर आप इसको आउटकम के रूप में याद करके भी रखेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करें बेटा। कौन कौन सी चीज़ें ऑब्वियस है? अगर एक ही एपी का क्वेश्चन है तो हमें मालूम होना चाहिए कि पहला स्टेप क्या लिखेंगे, लेट, ये तो अब ऑब्वियस है। फर्स्ट टर्म किस क्या मान लेंगे? ए, और कॉमन डिफरेंस क्या मान लेंगे? डी, कॉमन डिफरेंस क्या मान लेंगे? डी। तो बताओ मुझे क्या दे रखा है? टीपी, टीपी मतलब व्हाट इज गिवन टू मी इन द क्वेश्चन, ए प्लस पी माइनस 1d इज इक्वल टू क्यू, और व्हाट इज द सेकंड आउटकम दैट इज गिवन टू मी, ए प्लस क्यू माइनस 1d इज इक्वल टू पी। अब याद रखना मैंने अपनी तरफ से कौन से दो वेरिएबल्स मान रखे हैं, ए और डी। क्या आपको दिख रहा है ए और डी, टू वेरिएबल्स, टू इक्वेशंस? क्या मैं सॉल्व करके ए और डी निकाल लूं? और पिछली क्लास में मैंने बताया था, अगर किसी एपी का मुझे फर्स्ट टर्म पता चल जाए ए, कॉमन डिफरेंस पता चल जाए डी, और नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाए, तब तो उस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी जवाब दे सकता हूं मैं। उसके बारे में, उस एपी के बारे में कोई भी चीज पूछा जाए तो मैं बता सकता हूं ना। यहाँ पे उसने आपको डायरेक्टली फर्स्ट टर्म नहीं दे रखी ना, तो कॉमन डिफरेंस दे रखा है, तो आपने फर्स्ट टर्म ए मान ली, कॉमन डिफरेंस डी मान लिया। अब आप क्या करने वाले हो? आप ये करने वाले हो कि आप किसी तरीके से अब ए और डी निकालोगे। मैं आपको रटा दूंगा जब एक बार एक आउटकम आएगा कि ए और डी क्या आने वाले हैं इस सिनेरियो के लिए। अब ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर दो, ये किसके बराबर? पी। अब आप क्या करो, ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर दो, तो ए से कैंसिल हो जाएगा। बताओ अपने पास क्या आएगा? पी माइनस क्यू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। देखा, देखो डी कॉमन आएगा, पी माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन, तो वन वन कैंसिल हो जाएगा। बताओ यहाँ से q की वैल्यू कितनी आएगी? इट इज q माइनस पी अपॉन p माइनस क्यू, आंसर कितना आएगा? -1। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो बताओ मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? -1। ये जो कॉमन डिफरेंस उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो क्या है? a प्लस पी माइनस वन इंटू -1 इज इक्वल टू क्यू। अरे मैंने d की वैल्यू कितनी आई? -1। बताओ यहाँ से क्या आएगा? a की वैल्यू, ये आएगा a माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? p प्लस क्यू माइनस 1। तो बताओ मेरा a कितना आ गया? p प्लस क्यू माइनस 1। याद रखना जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा तो कॉमन डिफरेंस हमेशा -1 होता है। क्या आता है कॉमन डिफरेंस? -1। अब बताओ मुझे निकालना क्या था? rth टर्म। बताओ rth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? टू फाइंड rth टर्म, बताओ rth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस r माइनस 1d। बताओ a कितना है? p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस r माइनस 1, और d कितना है? -1। तो ये क्या आएगा? p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस r प्लस 1, प्लस r से कट जाएगा और आंसर सीधा क्या आएगा? p प्लस क्यू माइनस r। तो इट्स एन आउटकम टू बी रिमेंबर्ड हेंस प्रूव्ड। इट्स एन आउटकम टू बी रिमेंबर्ड एंड हेंस प्रूव्ड। लिख लें बेटा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज आनी चाहिए कि कैसे हमने इस आउटकम को प्रूव किया है। बताओ अगर किसी क्वेश्चन में, और ये सब क्या है? जेई के डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई कह दे कि pth टर्म q के बराबर है और qth टर्म p के बराबर है, पैटर्न देखो, pth टर्म किसके बराबर है? q के बराबर है, और qth टर्म किसके बराबर है? तो याद रखना टी जो भी उस एपी की rth टर्म होगी वो सिंपल p प्लस क्यू माइनस आर होगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस -1 आता है। कॉमन डिफरेंस कितना आता है? -1।
अब हम एक तरीके से एपी के क्वेश्चंस कर भी रहे हैं अच्छे, प्रूफ भी कर रहे हैं, तरीका भी सिखा रहा हूँ। बताओ किसी भी एपी की क्वेश्चन करने का बेस्ट तरीका क्या है कि चुपके से उसका ए और डी निकाल लो। तो कॉमन फर्स्ट टर्म को ए मान लो, कॉमन डिफरेंस को डी मान लो और सॉल्व करके निकाल लो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने फर्स्ट टर्म को ए माना, कॉमन डिफरेंस को डी माना, जो गिवन था, ये जो दो आउटकम्स गिवन थे उनके अंदर ए और डी की वैल्यू डाल के मैंने डी निकाल गया। सॉल्व करने में डी की वैल्यू कितनी आई, -1। अब इस क्वेश्चन का डायरेक्ट एप्लीकेशन कैसा है, अगर ये आउटकम मुझे याद है, और पहले तो आउटकम को याद करो क्या है, अगर किसी एपी में pth टर्म किसके बराबर हो, q के बराबर, qth के बराबर नहीं, pth टर्म किसके बराबर है, q के बराबर, और qth टर्म किसके बराबर है, p के बराबर, तो rth टर्म होगी p प्लस क्यू माइनस आर। rth टर्म क्या होगी, p प्लस क्यू माइनस आर। ठीक है, अब देखना एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखूंगा इसके ऊपर। अगर मुझे आउटकम पता होगा तो इट वुड हार्डली टेक मी 10 सेकेंड्स, गेट द आंसर एंड ऑल्सो मार्क इट ऑन द ओएमआर शीट, है ना। पर अगर मुझे ये आउटकम नहीं याद है तो एक कैलकुलेशन होगी, हाँ हाँ वो कैलकुलेशन कोई बहुत मैसिव नहीं होगी। पर बेटा हमने करना क्या है, जेई के अंदर अगर कोई क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट आ जाए किसी कंसेप्ट पे, किसी आउटकम पे, तो वहां हमें समय बचाना है। वो समय बचेगा तभी तो किसी और ट्रिकी क्वेश्चन के अंदर मैं डायरेक्टली चीजें बता सकता हूँ ना। प्रूफ समझ में आ गया इसका। अब ध्यान देखना, मान लेते हैं मैं अगर पूछूं, एक क्वेश्चन पूछूं इन एन एपी 5 टाइम्स, सॉरी 5 टाइम्स नहीं, इन एन एपी T6 is equal to 7 and T7 is equal to 6, find T11। अब क्वेश्चन बड़ा डायरेक्ट सा लगता है ना, क्या है क्वेश्चन, इन एन एपी बताओ 6 टर्म किसके बराबर है, 7 के बराबर, और 7 टर्म किसके बराबर है, 6 के बराबर, तो आंसर क्या आना चाहिए, पूछ क्या रहा है वो, पूछ क्या रहा है 11th टर्म बताओ। अगर मुझे आउटकम याद है, क्या है आउटकम, आउटकम ये है कि अगर किसी एपी में pth टर्म q के बराबर है और qth टर्म, तो बताओ rth टर्म क्या होगी, p प्लस क्यू माइनस आर। तो बताओ ये सीधा आउटकम आ जाएगा, इट वुड हार्डली टेक मी 10 सेकंड्स। बताओ आंसर क्या होगा इसका, 7 प्लस 6 माइनस 11। व्हाट इज 7 प्लस 6, 13 माइनस 11, बताओ आंसर क्या आएगा, 2। अब अगर मुझे नहीं आउटकम पता होता तो इसको करने में कितना टाइम लगा था, इट वुड टेक मी ऑलमोस्ट 1.5 मिनट्स। लेट फर्स्ट टर्म को क्या मानता मैं, लेट फर्स्ट टर्म बी इक्वल टू, फर्स्ट टर्म को मैं ए मानता, बताओ कॉमन डिफरेंस को डी मानता, बताओ 6 टर्म क्या होती, ए प्लस 5d, वो किसके बराबर आती है 7, और 7th टर्म क्या होती है ए प्लस 6d, वो किसके बराबर होती है 6। ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस करता तो माइनस डी इज इक्वल टू 1, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई -1। वो तो मैंने प्रूफ में आपको बता ही दिया था। बताओ अगर d -1 आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो a - 5 इज इक्वल टू 7। बताओ a की वैल्यू कितनी आ गई, 7 प्लस 5, अरे व्हाट इज 7 प्लस 5, 12, 12 आती। अब उसने पूछा क्या अपने से 11वीं टर्म, तो 11वीं टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 10d। बताओ a कितना है 12 और d कितना है -1, आंसर क्या था 12 माइनस 10 विच इज कितना 2। अरे ठीक है भाई, 1 मिनट तो लगा ना कम से कम करने के लिए। पर अगर मुझे आउटकम याद होगा तो देखो आंसर 2 कितने देर में आ गया था, इट टुक में हार्डली 10 सेकेंड्स, मेरे पास आंसर आ गया। बताओ क्या है ये, जो मैंने आपको अभी आउटकम बताया, अगर किसी एपी में eth टर्म किसके बराबर हो, q के बराबर, और qth टर्म किसके बराबर हो, p के बराबर, तो t rth टर्म क्या होगी, p प्लस क्यू माइनस आर। व्हाट इज p प्लस क्यू माइनस आर। एक और क्वेश्चन करें, चलो मान लो अगर मैं इसी के ऊपर क्वेश्चन है, मैं अगर तुमसे कहूं इन एन एपी, इफ इन एन एपी, इफ इन एन एपी, अगर आपसे कहूं द 5th टर्म इक्वल टू 8 एंड द 8th टर्म इज इक्वल टू 5, देन
T20 बताओ कितना होगा। तो कितना टाइम लगेगा? हार्डली तुमने जब तक मैंने क्वेश्चन बोला नहीं तब तो तुमने आंसर ही बता दिया। तो अगर किसी एपी में फिफ्थ टर्म 8 है और एट्थ टर्म 5 है, तो इस पैटर्न को देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि आंसर क्या होगा, 8 प्लस 5 माइनस 20। बताओ व्हाट इज 8 प्लस 5? 13 माइनस 20, आंसर कितना आएगा? -7। तो आंसर कितना आएगा? -7। बताओ व्हाट इज द आउटकम दैट इज बिहाइंड इट। मैंने आपको आउटकम लिखा है, इफ इन एन एपी। बताओ अगर pth टर्म किसके बराबर हो, q के, और qth टर्म किसके बराबर हो, p के, तो बताओ rth टर्म क्या होती है, p प्लस q माइनस r, है कि नहीं? ये डायरेक्ट आउटकम है। ये आउटकम मुझे याद होगा, हार्डली 10 सेकंड लगेंगे। अगले आउटकम पे चले। ये आउटकम नंबर कौन सा था? राइट, ये आउटकम नंबर कौन सा था? कहाँ गए? दिस वाज आउटकम नंबर 5। दिस आउटकम नंबर 5। चलो अगले आउटकम नंबर 6 पे आते हैं। आउटकम नंबर 6, आउटकम नंबर 6 अगेन, ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इफ इन एन एपी, ये बोलना जरूरी नहीं है क्योंकि पढ़ तो हम एपी रहे हैं और आउटकम्स ऑफ एपी पढ़ रहे हैं, बट इफ इन एन एपी द pth term is equal to 1 by q and the qth term is equal to 1 by p, then tpq, then tpq is equal to 1। अब ये पैटर्न अलग तरह का है। बताओ आउटकम नंबर 4 का पैटर्न क्या था? बताओ आउटकम नंबर 4 याद करो, p टाइम्स qth टर्म इज इक्वल टू q टाइम्स pth टर्म, तो t p प्लस q 0 होता था, ये था ना आउटकम नंबर 4। क्या था आउटकम नंबर 4? गौरव बताएंगे बेटा, आप बताओ वीर, आउटकम नंबर 4 क्या लिखा था मैंने अभी? p टाइम्स qth टर्म, p टाइम्स pth टर्म इज है ना, इज इक्वल टू q, तो फिर इस कौन जीरो होता है? टी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। क्या लिखवाया था मैंने, वापस बोलो। नहीं उल्टा बोल दिया, p टाइम्स द pth टर्म, p टाइम्स द p टाइम्स द pth टर्म। मैं लिख देता हूँ, ये तो बड़ा वैसा हो गया था। आउटकम नंबर 4 में वापस से याद दिला रहा हूँ, p टाइम्स द pth टर्म इज इक्वल टू q टाइम्स द qth टर्म, तो t p प्लस q क्या था? 0। बताओ आउटकम नंबर 5 क्या था? t pth टर्म इज इक्वल टू q एंड द qth टर्म इज इक्वल टू p, तो t rth टर्म क्या होगी? p प्लस क्यू माइनस आर, तो ये हो गया rth टर्म का फॉर्मूला। और अभी हमने आउटकम नंबर 6 क्या लिखा? आउटकम नंबर 6, अगर pth टर्म इज इक्वल टू 1 बाई क्यू एंड द qth टर्म इज इक्वल टू 1 बाई p, तो t pq इज इक्वल टू 1। चलो पहले इसको प्रूफ करते हैं, पहले इसको प्रूफ करते हैं। तो बताओ क्या चीज ऑब्वियस है जो मैं नहीं लिखूंगा? लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड द कॉमन डिफरेंस बी t। ये तो ऑब्वियस है ना, क्यों लिखूं जबरदस्ती? बताओ जो चीज गिवन है, ये दो चीजें गिवन है, बताओ गिवन से अपने पास क्या आएगा? गिवन a प्लस p माइनस 1d इज इक्वल टू 1 बाई क्यू एंड a प्लस q माइनस 1d इज इक्वल टू 1 बाई p। बताओ ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। माइनस करके बताओ क्या होगा? a से a कैंसिल हो जाएगा, बोलो बेटा, a से a कैंसिल हो जाएगा। बताओ a से a कैंसिल हुआ, मैं a से a कैंसिल हो गया, बताओ यहाँ से अंदर क्या बचेगा? p माइनस क्यू डी, क्योंकि 1 से 1 भी कैंसिल होएगा ना अंदर, और यहाँ क्या आएगा? 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी। बेटा एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? p माइनस क्यू डी इज इक्वल टू p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। p और q बराबर तो है नहीं, तो p माइनस क्यू कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू क्या है? 1 बाय पी क्यू। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई? 1 बाय पी क्यू। इसको उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, बताओ क्या आएगा? a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, डी कितना निकाला हमने? 1 बाय पी क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 बाय क्यू, यहाँ से आएगा a प्लस पी अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू, है ना, दोनों मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू 1 बाई क्यू। बताओ p से p कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या आएगा? a प्लस 1 बाई क्यू
माइनस 1/pq इज इक्वल टू 1/q, 1/q से 1/q भी कैंसिल होगा, तो बताओ a की वैल्यू कितनी आई, 1/pq। बताइए। अब अगर मुझे इस आउटकम के अंदर भी आउटकम रखा होना चाहिए तो मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर टीपी 1/q हो और टीक्यू 1/p हो तो याद रखना a और d बराबर आते हैं, और दोनों की वैल्यू किसके बराबर आती है, 1/pq के, 1/pq के। अब बताओ हमें क्या प्रूफ करना है कि टीपीक्यू कितना है, 1। हमें क्या प्रूफ करना है कि टीपीक्यू कितना है, 1, है ना। तो बताओ हमारे पास क्या आ गया था, a और d बराबर आ गए, दोनों की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1/pq के। तो बताओ हमारे पास टी पी क्यूएथ टर्म क्या होगी, a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। ए और डी की वैल्यू डाल देते हैं, तो 1/pq प्लस पी क्यू माइनस 1/pq, ये कितना आएगा, 1/pq प्लस पी क्यू बाई पी क्यू माइनस 1/pq, 1/pq 1/pq, आंसर क्या आया, 1। क्या आंसर आया, 1। तो लिख लो इसको फटाफट। ये जो आखिरी के 3 आउटकम्स अपन ने अभी पढ़े हैं, जो इफेक्टिवली एपी के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, अपन उनको याद कर लेंगे, है ना। और इनपे जेई ने डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं। तो जैसे बच्चे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं बच्चे कि सर शॉर्टकट्स बताओ, जेई को क्रैक करने के शॉर्टकट्स बताओ। तो बेटा जेई को क्रैक करने के शॉर्टकट्स क्या हैं कि अगर हम कंसेप्चुअली अपने आप को स्ट्रांग कर लें, और कोई ऐसी चीजें हैं जो जेई बार बार पूछ रहा है उनको आउटकम्स के रूप में याद कर लें, तो अगर वैसा का वैसा रिपीट कंसेप्ट आएगा तो फिर हम उस क्वेश्चन को करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी लोग लिख लें। ये जो मैंने आपको 4 आउटकम्स बाद में बताया ना, 3 आउटकम सॉरी, बड़े, मैं वापस बोल रहा हूँ, दे आर ऑल गुड क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10th। जूनियर क्लासेस में ये आपको किसी भी अच्छी रेफरेंस बुक में मिल जाएगा, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल में मिल ही जाएंगे क्वेश्चन। पर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें ये सारे के सारे आउटकम्स याद रखने हैं। बेटा सभी तीनों आउटकम्स देखें और अपन एक बार वापस से लिखते हैं सारे के सारे। अगली स्लाइड, अगली स्लाइड ये थी, एओडी हमने कितने निकाल लिया, 1/pq। अच्छा बता गौरव, कौन सा वाला आउट क्या प्रूफ करना था हमको, टीपीक्यू। तो हमने क्या किया, टीपीक्यू का एक्सप्रेशन लिखा, जैसे टीएन का होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो टीपीक्यू क्या होगा, ए प्लस पीक्यू माइनस 1 डी, और ए और डी की वैल्यू जो हमने निकाली है उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, सॉल्व करने पे आंसर क्या आ गया, 1। सॉल्व करने पे आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, क्योंकि अब ना हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अभी तक हमने जितना किया है, क्योंकि इसके बाद जो अगला टॉपिक चालू होने वाला है उसका नाम है अरिथमेटिक मीन। क्या चालू होने वाला है, अरिथमेटिक मीन। थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं, एपी में थोड़े क्वेश्चंस अपन कम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी कर रखे हैं उसके क्वेश्चंस। बताओ, सॉरी, ये तो मैं लिख रहा था, एक बार देख लो, और अपन p टाइम्स देख लो, p टाइम्स p एट टर्म इज इक्वल टू q टाइम्स q एट टर्म, तो t p प्लस q क्या होता है, 0। ये आउटकम नंबर 4 था। t अगर p एट टर्म q के बराबर है और q एट टर्म p के बराबर है, तो r एट टर्म क्या होगी, p प्लस q माइनस r। और अगला आउटकम हमने क्या सीखा था, ये वाला, अगर p एट टर्म इज इक्वल टू 1/q और q एट टर्म इज इक्वल टू 1/p, तो t p q क्या होगा, 1। चलो देखते हैं कितना याद हुआ, कोशिश करना। बताओ आउटकम नंबर 4 क्या लिखवाया था, बोलो। तो व्हाट आर दीज, ये जो मैं आपको 3 लिखवा रहा हूँ, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 3 बहुत ही स्पेसिफिक आउटकम्स हैं, जो अगर कभी क्वेश्चन इस तरह पे आ गया तो आपको उसका आंसर निकालने में इट वुड टेक यू हार्डली 10 सेकंड्स। बताओ पहला आउटकम क्या था, आउटकम नंबर 4, अगर इन एन एपी, ये सारे आउटकम्स किसके लिए वैलिड है, एपी के लिए। क्या लिखा था, अगर p टाइम्स द pth टर्म, क्या था, p टाइम्स द pth टर्म इज इक्वल टू q टाइम्स द qth टर्म, इंप्लाइज t p प्लस q इज इक्वल टू 0। ये पहला आउटकम था। आउटकम नंबर 5 क्या था, अगर pth term is equal to q, pth term is equal to q and the qth term is equal to p, तो rth टर्म जो होगी वो होगी p प्लस q माइनस r। देखो ना बेटा, याद रखो, अपने
मतलब थोड़ा सा आप जोड़ दोगे तो याद हो जाएगा अपने आप, है ना। और व्हाट वाज द सिक्स्थ आउटकम जो हमने अभी देखा, अगर इन एन एपी pth टर्म इज इक्वल टू 1 बाई क्यू और qth टर्म इज इक्वल टू 1 बाई पी, तो हमने क्या देखा था, टी पी प्लस क्यू, टी पी क्यू इज इक्वल टू 1। जैसे कि कभी किसी क्वेश्चन में आ जाए, ये आखिरी वाले हर एक पे एक एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं पहले वाला आउटकम पे क्वेश्चन बनाओ, तो क्वेश्चन कैसा आएगा, स्पेसिफिकली क्वेश्चन कैसा आएगा, इफ इन एन एपी, इफ इन एपी, बताओ अगर कोई कह दे 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 6 टाइम्स द सिक्स्थ टर्म, तो बताओ आपके जहन में क्या आएगा, पी टी 5 + 6 या फिर टी 11 क्या होगा, 0। चलो अगला बताओ, अगला क्वेश्चन बना के बताओ, इफ इन एन एपी, इफ इन एन एपी, बताओ अगर फिफ्थ टर्म 6 के बराबर है और सिक्स टर्म 5 के बराबर है, तो बताओ टी आर टर्म क्या होगी, 5 + 6 -r, या फिर हम कह सकते हैं जो आर टर्म होगी उसकी वो क्या होगी, 11 -r। मान लो अगर क्वेश्चन ने पूछा होता कि 20th टर्म निकालो, तो क्या लिखोगे, 11 - 20, आंसर क्या आएगा, -9, क्या आंसर आएगा, -9। और जो लास्ट है उसके ऊपर अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं तुमसे बोलूं इफ द फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 1/6 एंड द सिक्स टर्म इज इक्वल टू 1/5, तो बताओ टी 30th क्या होगा, 1, तो टी 30th 1 होगा। तो बेटा लिख लो इसको समराइज करके, और हर एक के ऊपर एक एक एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल रहेगा। बेटा सर अभी तो समझ में आ ही गया, बेटा वो आज के लिए नहीं पढ़ रहे ना नोट्स, याद रखना हम लोग नोट्स आज के लिए नहीं बना रहे, एक मेरे सेल्फ रिटन नोट्स आज के लिए नहीं है, क्योंकि आज मैंने क्लास में जो सीखा है वो तो आज मुझे आता ही है, पर आज से 10 दिन बाद, 20 दिन बाद जब मैं चाहूंगा उस कंसेप्ट को रिवाइज करूं, तो मेरे नोट्स ऐसे होने चाहिए कि उसके अंदर थ्योरी भी होनी चाहिए और देयर शुड बी एग्जांपल्स टू सपोर्ट इट, है ना। आप अपने सेल्फ रिटन नोट्स ही रिवाइज कर पाओगे एग्जाम से पहले। और मैं कई बार बोल रखा है, आपका जो पहला धर्म है एज अ स्टूडेंट वो यही है कि आपको अपने क्लास के नोट्स एकदम परफेक्ट बनाने हैं। एक लास्ट आउट को और कर लेंगे, सेवेंथ, फिर क्वेश्चंस करते हैं। करें, तो अगला आउटकम लिख रहा हूँ और देखते हैं कि आप उसे एज अ क्वेश्चन प्रूव कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, है ना। तो अगला जो आउटकम है उसे पहले क्वेश्चन के रूप में करते हैं। देखिए इफ इन एन एपी, इफ इन एन एपी, है ना बेटा, ये सब चीजें लिखी होंगी कि उसके अंदर सारी टर्म्स नॉन जीरो हैं या कंटेनिंग नॉन जीरो टर्म्स, या फिर कॉमन डिफरेंस नॉन जीरो है। नहीं तो याद रखना अगर फर्स्ट टर्म भी जीरो हो गया और कॉमन डिफरेंस भी जीरो हो गया, तो फिर तो एपी बची नहीं थी, इट इज जस्ट टर्म्स कंटेनिंग 0 0 0। इफ इन एन एपी sp is equal to sq implies sp plus q is equal to 0। अगर किसी एपी में आपको कोई कह दे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ sp, सम अप टिल p टर्म्स इज इक्वल टू सम अप टिल q टर्म्स, तो याद रखना सम ऑफ p प्लस q टर्म्स कितना होगा, 0। चलो देखते हैं, इसे पहले क्वेश्चन के रूप में करेंगे और फिर से हम आउटकम नंबर 7 बना देंगे अपना, है ना। तो बताओ कैसे स्टार्ट करेंगे प्रूफ में, सबसे पहले लेट, बताओ फर्स्ट टर्म क्या मान लेते हैं, a, बताओ कॉमन डिफरेंस क्या मान लेते हैं, d,
तो बताओ जो चीज गिवन है, व्हाट इज गिवन टू मी, एस ऑफ पी इज इक्वल टू एस ऑफ क्यू। बताओ व्हाट इज द सम ऑफ टिल pth टर्म का फॉर्मूला, p बाई टू, टू ए प्लस पी माइनस वन डी। व्हाट इज एस क्यू का फॉर्मूला, q बाई टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी। यहाँ से टू और टू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बताओ a का कोफिशिएंट क्या आएगा, टू पी इंटू ए प्लस ये p अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पी स्क्वायर माइनस पी इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, टू क्यू ए प्लस क्यू, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आएगा। बेटा ये स्टेप समझ में आया सबको, अरे क्यू मल्टीप्लाई हो गया हर एक में अंदर। अब सारे टर्म्स को एक तरफ ले आओ तो यहाँ से आएगा टू पी माइनस टू क्यू इंटू ए, यहाँ से ए कॉमन निकाल लिया, प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा तेज कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये ए वाली दो टर्म्स है ना, इसको उधर ट्रांसफर किया तो बताओ ए कॉमन आ गया तो क्या बचा, टू पी माइनस टू क्यू। अब इस टर्म को उधर ले गया तो डी कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, डी कॉमन आ गया। और थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर किया, और ये माइनस पी प्लस क्यू होता उसमें माइनस से कॉम निकाल लिया। मैंने एक ही स्टेप में कर लिया, समझ में आ रहा है ना बेटा, इतना हम लोग ने बेसिक्स और फंडामेंटल ऑफ मैथ्स किया। तो ये सारी छोटी छोटी चीज बताओ, यहाँ से आपको टू बाहर आते हुए नजर आ रहा है, ये क्या आएगा, पी माइनस क्यू ए प्लस इसका फैक्टरेशन बताओ क्या होगा, पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू माइनस ये क्या है, पी माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। बताओ पूरे एक्सप्रेशन में से क्या कॉमन आते हुए नजर आ रहा है, पी माइनस क्यू और पी माइनस क्यू। बताओ पी माइनस क्यू कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा टू ए प्लस, बताओ यहाँ क्या बचेगा, पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। अब पी और क्यू तो बराबर नहीं हो सकते, या हो गए होते तब तो ये क्वेश्चन किसी काम का नहीं होता। मैं कहता इन्होंने एपी सम अप टिल 30 टर्म्स इज इक्वल टू सम अप टिल 30 टर्म्स, तो फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बनता, वो तो होगा ही सम अप टिल 30 टर्म्स इज इक्वल टू सम अप टिल 30 टर्म्स। तो पी और क्यू तो बराबर नहीं है। इसका क्या मतलब है, यहाँ से दो लोगों का प्रोडक्ट जीरो कब होता है, तो यहाँ से आउटकम आएगा टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, इस चीज का यूज हम लोग करेंगे जो प्रूफ करना था उसमें। बताओ प्रूफ क्या करना था, एस पी प्लस क्यू, कैन यू टेल मी, इसको अपन एक आउटकम के रूप में याद कर लेते हैं। इसको मैं आउटकम नंबर वन लिख देता हूँ, ठीक है, अपने क्वेश्चन में। बताओ व्हाट इज एस ऑफ पी प्लस क्यू, एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, एन की जगह पी प्लस क्यू है तो क्या आएगा, पी प्लस क्यू बाई टू, टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन डी। बेटा गौरव व्हाट वाज द सम टिल एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस, तो एन की जगह कौन है यहाँ पर ये चीज हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ये चीज किसके बराबर है, जीरो के। तो फ्रॉम वन, अगर मैं वन से ये आउटकम ले आऊं तो बताओ एस ऑफ पी प्लस क्यू किसके बराबर होगा, ये चीज जीरो है, तो जीरो इंटू एन जीरो, तो हमने प्रूव कर दिया कि सम अप टिल पी प्लस क्यू टर्म्स भी क्या होगा, जीरो। बेटा ये जो मैंने अभी आपको फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवंथ आउटकम्स बताए, ये एपी के बहुत ही स्पेसिफिक स्पेशल सिनेरियो में लगने वाले आउटकम्स हैं। पर ये आउटकम जब लगते हैं और किसी क्वेश्चन में अगर ये चेक करने को आ जाए तो somebody who knows the outcome would do it in a matter of 10 seconds, है ना। देखो जब भी हम कोई कंसेप्ट चालू करते हैं तो पहले लेक्चर या दूसरा लेक्चर तो जेनरिक होता है, पर धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, जेई की तरफ टारगेटेड है, तो धीरे धीरे हमारे पास ऐसे आउटकम्स या ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स आने लग जाते हैं कि अगर मुझे वो पता होंगे तो उस तरह के ऊपर आने वाला क्वेश्चन मैं बहुत तेजी से कर लूंगा। ठीक है ना, क्लियर है। एक बार वापस से रिवाइज करें क्या, बस ये आउटकम्स ऑफ एपी अभी के लिए सफिशिएंट नहीं है, चलो एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। बताओ, अब बिना देखे बोलने की कोशिश करना, बताओ आउटकम नंबर 4 क्या था, ये सारे आउटकम्स किसके हैं, है ना, स्पेशल आउटकम लिख देता हूँ, स्पेशल आउटकम्स ऑफ एपी। बताओ हमारे स्पेशल आउटकम्स में हमारा आउटकम नंबर 4 था, पी टाइम्स पीएथ टर्म, बोलो पी टाइम्स पीएथ टर्म इज इक्वल टू क्यू टाइम्स द क्यूएथ टर्म implies टी पी प्लस क्यू वुड बी इक्वल टू जीरो। ये हमारा आउटकम नंबर 4 था मतलब था तो हमारे स्पेशल आउटकम्स का पहला आउटकम, पर हम अपने लेक्चर का अंदर ये 4th आउटकम है। और व्हाट वाज द 5th आउटकम, अगर
TP is equal to Q and TQ is equal to P. तो वेरी गुड, TR is equal to P plus Q minus R. मैं एक ही लेक्चर में इसको 2-3 बार इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ बेटा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. बताओ व्हाट इज द आउटकम नंबर 6. वेरी गुड, TP is equal to 1 by Q and TQ is equal to 1 by P. इम्प्लाइज, ये भी इम्प्लाइज है. हाँ, ये चीज जितने बॉक्स में डाल रहा हूँ ये गिवन होंगे है ना. हाँ बोलो, TPQ इक्वल टू 1. एंड व्हाट इज द सेवेंथ आउटकम जो अभी अभी हमने कहा, सम अप टिल P टर्म्स इज इक्वल टू सम अप टिल Q टर्म्स. अगर ये दे रखा है किसी एपी में, SP इज इक्वल टू सम ऑफ P प्लस Q टर्म्स इज इक्वल टू 0. क्लियर है, समराइज हो गया. करें कुछ क्वेश्चंस, करें आप बेसिक से क्वेश्चंस करते हैं जस्ट सो दैट कि अभी तक हमने जो पढ़ा है ये पहला पढ़ा हुआ है एक तरीके से एपी का ना, कि हमने बेसिक जो आउटकम्स थे वो कर लिए. है ना. अब ऑब्वियसली जो अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो तो क्या एकदम बेसिक लेवल के थे, थोड़े से बस अगले तरफ चलने के लिए थोड़ा सा अपन एक ब्रेक ले रहे हैं एक तरीके से. लेकिन पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एपी इज इक्वल टू या इज 27 and the sum of their squares and the sum of their squares is 293. Find them. Find the terms. Find the terms. तो कैसे करेंगे? हाउ डू वी अज्यूम, क्या मुझे यहाँ पर टर्म्स का सम चाहिए? तो इज इट बेटर टू, पिछली क्लास में क्या था ना, स्मार्टर वे ऑफ अज्यूमिंग टर्म्स इन एपी. तो कैसे स्टार्ट करेंगे? लेट द टर्म्स बी, बोलो, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, क्योंकि हमें 3 टर्म्स चाहिए ना एपी की. तो मैंने अज्यूम कर लिया लेट द टर्म्स बी a माइनस डी, ए और a प्लस डी. बताओ पहला आउटकम क्या दे रखा है? उनका सम. बताओ उनका सम कितना दे रखा है? उनका जो सम है वो कितना दे रखा है? 27. बताओ इनका सम क्या होगा? बताओ इनका सम बताओ कितना आएगा? डी से डी कैंसिल हो जाएगा ना, 3 आ जाएगा ना. 3a इज इक्वल टू 27. बताओ a की वैल्यू कितनी आ गई? 9. तो स्मार्टर अजम्पशन करने का फायदा ही होता है. तो बताओ मेरी टर्म्स क्या हो गई? बोलो, अगर a 9 आ गया तो मेरी टर्म्स क्या हो गई? 9 माइनस डी, 9 और 9 प्लस डी. एक वेरिएबल तो मेरा आ ही गया. बताओ अब d निकालने के लिए कोई एक और सेकंड कंडीशन दे रखी है? हाँ दे रखी है. द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 293. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स? उनको स्क्वायर करके उनका सम करो. सम ऑफ द स्क्वायर्स बोला है, स्क्वायर ऑफ द सम नहीं बोला है. स्क्वायर ऑफ द सम क्या होता है? इनका एडिशन करके स्क्वायर. सम ऑफ द स्क्वायर्स बोला है. तो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट इज गिवन टू अस? 9 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 9 प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 293. बताओ इसको एक्सपेंड करोगे तो यहाँ से क्या आएगा? 9 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 18d, देख लेना, प्लस 9 स्क्वायर, और इसका एक्सपेंशन करोगे तो क्या आएगा? 9 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 18d इज इक्वल टू 293. आप देखो तो 18d से 18d कैंसिल हो जाएगा. बताओ 9 स्क्वायर कितनी बार है? 1 2 3 बार. 9 स्क्वायर कितना होता है? 81. 81 को 3 बार ऐड करोगे तो 81 इंटू 3. व्हाट इज 81 इंटू 3? 81 इंटू 3, 81 इंटू 3, 243. 243. और डी स्क्वायर कितनी बार एडेड है? 2 बार. डी स्क्वायर और डी स्क्वायर, 2d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 293. बताओ यहाँ से क्या आएगा? 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 50 प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 25
इंप्लाइज डी की दो वैल्यूज पॉसिबल है, +5 और -5। पर एक चीज समझ में आनी चाहिए, तुम +5 लोगे तो वही टर्म्स आएंगी, बस वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगी, और अगर -5 लोगे तो वही टर्म्स आएंगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी। अब उसने ये तो कहा नहीं क्वेश्चन में, उसने बस बोला फाइंड द टर्म्स, तो कोई सा भी एक डी की वैल्यू ले लो। बताओ व्हाट इज माय फाइनल आंसर। बताओ अगर मैं डी को मान लेता हूँ 5 है, व्हाट इज 9 - 5, मेरे क्या क्या आंसर आएंगे, 9 - 5, 9 और 9 + 5। बताओ व्हाट इज 9 - 5, 4, 9 और 14, 14। तो व्हाट आर द टर्म्स, 4, 9 और 14 लिख लें, 4, 9 और 14। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आगे के दो टॉपिक जो बच्चे हैं उनको क्विकली कंप्लीट करते हैं, तो एपी खत्म हो जाएगा। फिर आप अपने मॉड्यूल से पहले क्वेश्चंस करना। बेटा एपी में अपन ने क्या किया, मैंने एक साथ आपको थ्योरी मतलब खत्म करने की कोशिश की है, तो हम थ्योरी एक बार पूरी कंप्लीट कर लें। तो एक बार थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद आप क्वेश्चंस करोगे, तो क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए कोई नया तो है नहीं, यू वुड ऑब्वियसली बी एबल टू रिलेट द क्वेश्चंस वेरी इजीली। जीपी में थोड़ा सा अपन क्या थोड़ा विश्राम से करेंगे, कि जीपी की पहले थ्योरी करेंगे फिर थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि जीपी आपके लिए एकदम नया होगा। करें आगे। याद है ना, सीक्वेंस सीरीज का एक क्वेश्चन तो जेई मेंस में पक्का है, मतलब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो जेई मेंस का आता ही आता है, 4 नंबर तो पक्के ही हैं। तो अगर एक 4 नंबर पक्के हैं तो 10 लेक्चर तो हमारे बनते ही बनते हैं, 10 से 12 लेक्चर्स तो अपने को देने ही देने हैं। और फिर प्रैक्टिस अपने को 1-2 लेक्चर्स की करनी होगी, जहाँ पे अपने को पीवाई क्यूज देखने हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो आए हुए हैं। बढ़े आगे, नेक्स्ट पे चले। चले एक अगला क्वेश्चन जो है, बताना आप में से कितने लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी देख रखा है, और वो क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि 10th में थोड़ा सा लोगों को जनरली ये क्वेश्चन मुश्किल लगता है, पर लेकिन 11th क्लास के लिए तो ये जेन्युइन सा क्वेश्चन है, कोई ऐसा बहुत मुश्किल क्वेश्चन तो है नहीं। क्वेश्चन लिखें, इफ सम ऑफ n terms, if sum of n terms of two APs are in ratio, ratio क्या है, 7n+1 upon 4n+27। तो find ratio of their 11th term, find ratio of their 11th term। अब जनरली इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है इसमें दोनों चीजें, यहाँ बताओ क्या दे रखा है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज, याद रखना दो अलग अलग एपीज हैं, और उनके सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो क्या दे रखा है, 7n+1 अपॉन 4n+27। तुम्हें निकालना क्या है, द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म। यहाँ पे आपको दो एपीज हैं, उनके सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो दे रखा है, 11 टर्म का रेशियो चाहिए। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, nth टर्म का रेशियो दे दे और सम का रेशियो पूछा जाए, बोथ वेज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बताओ ये क्वेश्चन मुश्किल क्यों है, किया हुआ है 10th में, किया हुआ आपने किसी ने। हाँ बहुत सिमिलर क्वेश्चंस हैं। अब देखो कैसे करेंगे, दो एपी हैं, बताओ लेट, बताओ मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप मुझे बताओ इसका क्या मतलब लिखा है मैंने। दो एपी हैं, पहली एपी दूसरी एपी, बताओ क्या लिखा मैंने, क्या ज्यूम किया है, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी बी a1 एंड कॉमन डिफरेंस बी d1, और सेकंड एपी को मान लिया AP2, बताओ उसकी फर्स्ट टर्म क्या मान ली A2, और कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया D2। बताओ इस तरह से हमने कितने वेरिएबल्स अज्यूम कर लिए, 4, और यहाँ पे आपकी हालत खराब होती है, क्योंकि भाई हमको एक वेरिएबल दे दोगे तो सॉल्व कर लेंगे, दो वेरिएबल दे दोगे तो सॉल्व कर लेंगे, पर दो से ज्यादा 3 या 4 वेरिएबल होंगे तो सॉल्व तो नहीं करने वाले। अपन को ये सोचें कि अपन 4 वेरिएबल सॉल्व करेंगे, एक वेरिएबल होता तो एक कंडीशन तो होनी चाहिए, दो वेरिएबल होता है तो दो कंडीशन होनी चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए। यहाँ तो 4 वेरिएबल्स और कंडीशन सिर्फ कितनी दे रखी है, एक। मतलब यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करना है, क्या करना है आपको, स्मार्ट वर्क करना है। तो बताओ व्हाट इज गिवन टू मी,
चलो पहले गिवन देखते हैं। गिवन कहता है सम अप टिल n टर्म्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज, सम अप टिल n टर्म्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज अपॉन सम अप टिल n टर्म्स ऑफ द सेकेंड एपी। मतलब इसका रेशियो कितना दे रखा है उसने, 7n+1 अपॉन 4n+27। अच्छा, अपना ऑब्जेक्टिव क्या वो भी क्लेरिफाई कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव है कि हमें दोनों एपी की 11th टर्म का रेशियो चाहिए। पहले इसको थोड़ा वर्कआउट कर लेते हैं। बताओ व्हाट इज द सम टिल n टर्म्स का फॉर्मूला, n/2 2a1 प्लस n-1 d1। सुधांशु बताओगे यहाँ पे मैंने a1 और d1 क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये पहली टर्म के एपी के, पहली एपी के सम टिल n टर्म्स हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है सम टिल n टर्म्स का, n/2 2a, तो यहाँ पे a तो a1 है, प्लस n-1 d, तो d की जगह d1 है। बताओ दूसरा क्या आएगा, n/2 2a2, वेरी गुड बेटा, n-1 d2, वो तो कटेगा ही। ये आएगा 7n+1 अपॉन 4n+27। दिख रहा है आपको, n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा। तो हम किस नतीजे पहुंचे हैं, 2a1 प्लस n-1 d1 अपॉन 2a2 प्लस n-1 d2। बताओ ये किसके बराबर है, 7n+1, अच्छी तरह लिख देता हूँ, 7n+1 अपॉन, बेटा यहाँ तक लिख लो पहले। मतलब एक तरीके से जो बॉक्स में डाल रहा हूँ ये एक तरीके से गिवन है, एक तरीके से गिवन है। अच्छा बताओ फाइंड क्या करना है, इधर देखो, बस फाइंड भी लिख लूँ। अपना निकालना क्या है, T11 अपॉन T11, पर ये जो 11 टर्म होनी चाहिए वो कौन सी सीरीज की होनी चाहिए, फर्स्ट, और ये 11 किसकी होनी चाहिए, सेकंड। बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 11 टर्म, a प्लस 10d। पर पहली वाली एपी का 11 टर्म क्या होगा, a1 प्लस 10d1 अपॉन a2 प्लस 10d2। बेटा यहाँ तक लिख लो, ये क्वेश्चन मार्क है, ये मुझे निकालना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, और ये एक तरह से गिवन है। यहाँ देख लो। पर द प्रॉब्लम इज कि मेरे पास कितने वेरिएबल्स है टोटल मिला के, 4, और कंडीशन सिर्फ कितनी है, एक। तो सॉल्व तो करने से रहा, और जो निकालना है वो मेरे पास अगेन a1 d1 a2 d2 की टर्म्स में। चले तो देखते हैं। बेटा ये दोनों, ये अब मैं अगली स्लाइड पे लिखूंगा, तो ये जो गिवन है और जहां तक पहुंचना है उन दोनों को आमने सामने रखेंगे, है ना। और ये चीज जो है वो एक, मतलब हमें क्या है, कोई चीज गिवन है और हमें कोई चीज फाइंड आउट करनी है, तो हमें अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ, मकसद की तरफ बढ़ना है एक तरीके से। अब वो मकसद की तरफ बढ़ते हैं कैसे, हैं कैसे हम लोग स्मार्ट थिंकिंग करेंगे, और कैसे यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे वो समझेंगे अपन, है ना। होने को तो मैं इजीली तुम्हें एक आउटकम लिखवा दूँ, और वो आउटकम हो सकता है क्योंकि थोड़ा ट्रिकी है तो आपको अभी 11th क्लास में समझ में नहीं आए वो आउटकम इतना जल्दी, है ना। जैसे ड्रॉपर बच्चे होते हैं उनको तो हम डायरेक्टली आउटकम लिखवा देते हैं, पर क्या वो डायरेक्ट आउटकम आज आप याद कर लोगे, पर अगर बिना समझे आपने याद करने की कोशिश की फिर वो आउटकम किसी काम का नहीं होगा। करें, बताओ हमारे पास क्या आउटकम है, मेरे को बताना जरा।
तो हमारे पास ये आउटकम है। बताओ हमारे पास गिवन क्या है, 2a1 प्लस n-1 d1 अपॉन 2a2 प्लस n-1 d2। बेटा ये किसके बराबर है, 7n+1 अपॉन प्लस 27 इसके बराबर है। और हमें निकालना क्या है बेटा, मैं जो निकालना है उसको यहाँ लिख देता हूँ, a1 प्लस 10d1 अपॉन a2 प्लस 10d2। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। सुनना बड़े ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको रीराइट करूंगा और उसको उसकी झलक देने की कोशिश करूंगा। तो देखना कैसे, बताओ यहाँ पे a1 और a2 के कोफिशिएंट्स क्या हैं, 1 1, जबकि यहाँ पे a1 और a2 के कोफिशिएंट्स क्या क्या हैं, 2। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड फ्रैक्शन है ना, ऊपर नीचे दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड कर दूंगा, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम चीज से डिवाइड कर दूं, फ्रैक्शन रिमेन सेम। कितने लोगों को ये वाला स्टेप समझ में आ गया मैंने क्या किया, मैंने ऊपर न्यूमरेटर की हर एक टर्म को 2 से डिवाइड कर दिया और नीचे भी मैंने यहां पर हर एक टर्म को, अरे क्या कर रहा हूं मैं, कोशिश करता हूं मैं कि अच्छी हैंडराइटिंग बना लूं, बट बन नहीं पाती। n-1/2 d2 क्या बेटा, बताओ क्या किया मैंने, मैंने इस लेफ्ट हैंड साइड का फ्रैक्शन है, इसी फ्रैक्शन को ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम चीज से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो फ्रैक्शन मीन्स सेम। बताओ ये चीज किसके बराबर है, 7n+1। इस तरफ नहीं किया, कोई इस तरफ की जरूरत नहीं है, तो मैंने ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों किया, क्यों किया, क्योंकि मेरे को इसको इससे कंपेरेबल करना है, इसको इसकी झलक देनी है। बताओ यहाँ पर अब a1 और a2 के कोफिशिएंट्स क्या है, बेटा ऑब्जेक्टिव समझना क्यों क्यों किया है। बताओ यहाँ पे a1 और a2 के कोफिशिएंट्स क्या थे, 1 1। यहाँ पर a1 और a2 के कोफिशिएंट्स क्या थे, 2 2। इसको उसकी झलक देनी थी, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब ध्यान देखो, क्या तुमको नहीं रियलाइज हो रहा, ये एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट इसके जैसा ही दिख रहा है। बताओ पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे d1 और d2 के कोफिशिएंट्स क्या है, 10, और यहाँ पे d1 और d2 के कोफिशिएंट्स क्या है, n-1/2। तो इसको पूर्णतः उसकी जैसा दिखाने के लिए मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, n-1/2 को क्या डाल दूं, 10। बताओ एक तरह से n की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, 23। तो इस क्वेश्चन में मैं 2 सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं। मैं बताओ ये कैसे क्लिक किया कि n-1/2 को 10 मान लूं। अरे भाई दिख रहा है, अगर ये 10 बन गए दोनों तो ये आ जाएगा ना पूरा एक्सप्रेशन। तो मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर, n-1/2 को क्या मान लिया, 10। तो बताओ n की वैल्यू कितनी आएगी, 23। ये चीज जब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये दोनों चीजें, तो बताओ इंप्लाइज, सॉरी 21 आएगी, सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, 21 आएगी, 21 आएगी। जैसे मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, a1 प्लस 10d1 अपॉन a2 प्लस 10d2। अरे भाई n-1/2 को 10 मान लिया आपने, और राइट साइड में सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आएगा, ये 7 इंटू 21 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 21 प्लस 27। आएगा कि नहीं आएगा, अरे हाँ ना तो बोल दो। बताओ व्हाट इज 7 इंटू 21, और ये क्या आएगा, तो ऊपर क्या आएगा 148, नीचे का 7 4 11, 1 11 11, 148 अपॉन 111। देख लो आंसर, सीधा आंसर ही आ गया, 148 अपॉन 111। तो आई एम वेरी श्योर कि अगर आपने अपनी 10th क्लास की जो प्रिपरेशन है उसमें कोई भी एक डिसेंट सी रेफरेंस बुक भी रेफर की होगी, तो आपको ये वाला क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट दिख जाता है। बस होता ये है कि अपन बोर्ड्स के लिए कई बार इस तरह के कंसेप्ट को थोड़ा सा अवॉइड कर जाते हैं, ये नहीं बोलो सारे बच्चे करते हैं, पर कभी बार हम अवॉइड कर जाते हैं या फिर हम भूल चुके होते हैं। पर मैंने इस क्वेश्चन को सिर्फ इसलिए डिस्कस किया कि आपको ना थॉट प्रोसेस समझ में आना चाहिए, कैसे हम ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़े। तो ये सब्स्टिट्यूट करने का ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया आपको सबको।
चले आगे देखें, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें, इफ इन एन एपी इफ इन अ सीक्वेंस, लिख दो, एपी भी लिखने की जरूरत नहीं है। इफ इन अ सीक्वेंस Sn is equal to 2n square plus 3n, comma, find its 50th term। इतना मालूम है कि मैंने बोला तो नहीं है कि एपी है, पर ये एपी तो है ही, क्योंकि मेरा एक हैशटैग था, याद है। अगर किसी सीरीज की nth टर्म दिखने में किस फॉर्म की हो, लीनियर, nth टर्म लीनियर हो, या फिर सम टिल n टर्म्स कैसी हो दिखने में, क्वाड्रेटिक, इन n, तो पक्की बात है वो सीरीज क्या होगी, एपी होगी। अब अगर आपको थ्योरी याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी याद है तो आपको मालूम है कि मुझे एस एन का एक्सप्रेशन दे रखा है और मुझे 50th टर्म चाहिए। 50th टर्म मतलब T50 पूछा है मुझसे निकालने के लिए। तो मैंने आपको एक आउटकम बताया था आपको, वो तो टीएन क्या होता है, टीएन। हाँ, हाँ, या तो वो सीधा आउटकम याद हो, क्या आपको ये आउटकम याद है, nth टर्म ऑफ अ सीरीज, किसी भी टर्म की nth टर्म क्या होगी, किसी भी सीक्वेंस या किसी भी सीरीज की nth टर्म क्या होगी, सम टिल n टर्म्स माइनस सम टिल n-1 टर्म। समझ में आया ना, सम टिल n टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म से लेकर कहाँ तक का सम, nth टर्म का सम, और सम अप टिल n-1 का मतलब फर्स्ट टर्म से लेकर कहाँ तक, n-1 टर्म। तो बचा क्या, लास्ट टर्म ही बची बस। तो बताओ यहाँ से tn क्या आएगा, व्हाट इज एसएन, 2n स्क्वायर प्लस 3n। और बताओ व्हाट इज Sn-1, जहां जहां n है वहां क्या डाल देंगे, n-1, तो आएगा 2 इंटू n-1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू n-1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, 2n स्क्वायर प्लस 3n, माइनस ये क्या आएगा, 2 इंटू, ये क्या आएगा, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, और ये तो मालूम है 3n माइनस 3 है। अब 3n से 3n तो कट जाएगा, और ये 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर भी कट जाएगा। फाइनली बचेगा क्या, ये आएगा -1 प्लस 2n ना, -1 प्लस 2n, और ये भी आएगा प्लस 3 आएगा शायद, है ना, ये आएगा। फाइनली क्या आएगा, 2n प्लस 2। देखना मैं सही किया ना कैलकुलेशन, 2n प्लस 2 आएगी ना। कुछ गड़बड़ की मेरे को लगता है कहीं पे। अच्छा, ये प्लस 4n होगा ना ये, अरे 2 इंटू 2 4n होगा ना ये, कितना होगा 4n, ये कितना होगा 4n, 4n प्लस 2। बताओ व्हाट इज द 50th टर्म, ये किसका एक्सप्रेशन आएगा, nth टर्म का, क्या आया 4n प्लस 2। बताओ इंप्लाइज 50th टर्म क्या होगी, 4 इंटू 50 प्लस 2। व्हाट इज 4 इंटू 50, 200 प्लस 2। बताओ आंसर क्या आएगा, 202। लिख लो बेटा, अगली हेडिंग डालेंगे अरिथमेटिक मीन। कंपेयरिंग से भी हो जाएगा, वो तो मैंने आउटकम बताए थे ना, कि अगर एस एन, अगर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन होता है तो पक्की बात है एपी है। बताओ इस एपी की कॉमन डिफरेंस कितना होता है, 2a, रटवाया था मैंने आपको, 2a होता है, एन स्क्वायर कोफिशिएंट का डबल कर दो, तो यहाँ पर 2n स्क्वायर है, तो बताओ सीधा वहां से इन्फर कर सकते थे कि इस वाले क्वेश्चन का कॉमन डिफरेंस कितना होता है, 2 इंटू 2 4। और फर्स्ट टर्म जो होती है वो आप कैसे निकाल सकते हो, एन को 1 डाल दो, S1, एन को 1 डाल दोगे तो S1 ही आएगा, S1 मतलब फर्स्ट टर्म ही आएगी, तो वो तो 5 हो जाएगी। तो ए कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 5, नहीं 5 आएगा ना, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा। वो उससे नहीं निकाल पाओगे, उस फिर टीएन से ही निकालना पड़ेगा। किससे निकालना पड़ेगा आपको, टीएन से निकालना पड़ेगा, फिर बी से कंपेयर करके निकालना पड़ेगा ना, बी वाले साइड से कंपेयर, फिर वो आएगा उसका, बी वाली साइड से निकाल के पढ़ना पड़ेगा। वैसे ये निकालना पड़ेगा आपको, टीएन 4n प्लस 2 तो निकालना ही पड़ेगा। करें आगे बढ़े, अगली हेडिंग डालेंगे।
नहीं, इनको 1 डालना पड़ेगा ना, बस हमें तभी वो एस एन टी तो अपने को इस तरह ही निकालना चाहिए आइडली, एस एन माइनस 1 करके ही निकालना चाहिए। बेटा आगे बढ़े, तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है, लिखें अरिथमेटिक मीन, इसको एम भी कहते हैं। बेटा याद रखना मैंने मीन लिखा है, सिंगुलर है ये, मीन्स नहीं लिखा, क्योंकि अगला टॉपिक है अरिथमेटिक मीन्स, अभी क्या है अरिथमेटिक मीन, तो अगला जो टॉपिक है दैट इज अरिथमेटिक मीन। व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? अरिथमेटिक मीन मतलब, इसको कई बार, मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज हो गया एक तरीके से, पर अरिथमेटिक मीन तो लिखेंगे सबसे पहला हैशटैग, इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, अगर ए एंड बी टू नंबर्स हैं तो उनका जो अरिथमेटिक मीन होता है ए और बी का, उसका फॉर्मूला है ए प्लस बी बाई टू। अब ये क्या मतलब रखता है, अगर मैं नंबर लाइन पे देखूं तो ए और बी दो नंबर्स हैं, बेटा बता सकते हो ये दो नंबर्स एपी में है कि जीपी में, बता नहीं सकते, मैंने बताया था पिछली क्लास में, कोई टर्म्स एपी में है कि जीपी में है, उसके लिए कंपेयर करने के लिए कम से कम कितनी टर्म्स होनी चाहिए, 3, तो अभी मैंने सिर्फ 2 ही टर्म्स लिखी हैं, तो ये तो सीक्वेंस बना ही नहीं रही। तो अगर मैं तुमको 2 टर्म्स दे दूं और बोलूं उनका अरिथमेटिक मीन निकालो, तो इसका मतलब है, एक तरह से इनका मतलब तो वैसे तो एवरेज है, पर अगर 2 टर्म्स के हिसाब से देखा जाए, 2 टर्म्स के लिए देखा जाए, तो मतलब बीच में कहीं ऐसा एक नंबर इंसर्ट करो जिसके कारण वो जो 3 टर्म्स हो वो क्या बनाए, एपी। एम का मतलब एक तरह से क्या हो गया, इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा नंबर इंसर्ट करो जिससे ये 3 नंबर्स क्या बनाए अब, एपी। तो आपको मालूम है ना, अगर 3 नंबर्स एपी बना रहे होंगे तो मैंने बताया था बीच वाले का डबल इज इक्वल टू बाजू वालों का सम, यहाँ से एम का फॉर्मूला क्या आएगा, ए प्लस बी बाई टू। पर नंदलेस अभी के लिए याद रखना, एम का मतलब एक तरह से एवरेज ही होता है, एम का मतलब एक तरह से क्या होता है, एवरेज, इस स्टैट्स का पॉइंट ऑफ व्यू है, एवरेज मतलब मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू के लिए क्या होगा, अभी आपने 10th में पढ़ा ही नहीं पढ़ा, क्योंकि कई बार स्टैट्स हम, मिड वैल्यू होती है, तो मिड वैल्यू के अराउंड क्या होता है, कुछ डेटा ऊपर होते हैं और कुछ डेटा नीचे होते हैं, तो नेट डेविएशन 0 होता है, ऊपर जितना डेटा गया और नीचे जितना डेटा गया, ऊपर जो डेटा गया उस वैल्यू से वो पॉजिटिव डेविएशन है, और जो नीचे गया वो नेगेटिव डेविएशन है, तो सारे डेविएशन का जो सम होता है वो 0 होता है, वो मतलब होता है एवरेज का। तो बताओ अगर मेरे पास 2 टर्म्स हैं तो उनका एम क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू। अगर मान लो मेरे पास 3 टर्म्स हैं तो उनका एम क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री। 4 होता तो भी कर लेते, पर अगर मैं इसको जनरलाइज करके लिखूं कि मेरे पास A1 A2 A3 डॉट 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 अप टिल AN, कितनी टर्म्स है बेटा बदली बताओ, n टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, तो बताओ इसका AM क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टिल AN डिवाइड बाय n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ समेशन फॉर्मेट में, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n डिवाइड बाय n। मैंने आपको समेशन की बेसिक फंडामेंटल बताए थे। बताओ ai मतलब आई इज द काउंटर, आई की लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट n, तो क्या आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अप टिल AN डिवाइड बाय n। तो ये हो गया अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। तो याद है ना, अरिथमेटिक मीन इज लाइक एवरेज ओनली, इट्स एवरेज, है ना। और अगर बहुत ही बेसिक जगह पे जाके पूछने की कोशिश करें तो एम का मतलब होगा एक तरह से मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब, मिड वैल्यू याद है ना, एम का मतलब क्या है, एम का मतलब हो गया एक मिड वैल्यू। अब कई सारे डेटा पॉइंट्स हैं, तो मिड वैल्यू का मतलब है कुछ डेटा पॉइंट्स ऊपर हैं और कुछ डेटा पॉइंट्स नीचे हैं, तो जो ऊपर उनका डेविएशन पॉजिटिव है और जो नीचे है उनका डेविएशन नेगेटिव है, तो नेट डेविएशन इज 0, नेट डेविएशन इज 0। बड़े हैशटैग लिखना, व्हाट इज एम, इट इज द पॉइंट अबाउट विच द नेट डेविएशन इज 0, it is the point about which the net deviation is 0। मैं लिख दे रहा हूं, am का असली मीनिंग क्या है, it is the point about
which net deviation is 0, और यही एवरेज का मतलब होता है, सिंपल एवरेज का मतलब, अरिथमेटिक एवरेज बोल लो। जैसे अपन छोटे से नंबर्स ले लेते हैं, थोड़े छोटे छोटे नंबर्स लेते हैं। मान लो मैं तुमसे बोलूं एम निकालो, किसका? सपोज 1, 3 और 4 का। फिर बताओ 1, 3 और 4 का एम क्या होगा? 1 + 3 + 4 डिवाइड बाई 3, है ना? कितना है ये? 8/3। अब 8/3 डेसिमल में आएगा, अभी 8/3 रहने देते हैं। अब बताओ हमारे पास 8/3 जो है मिड वैल्यू है, मान लो 8/3 हमारी मिड वैल्यू है। तो बताओ कौन कौन से डेटा, ये 3 डेटाज हैं, बताओ इनमें से कौन कौन से डेटा 8/3 से बड़े हैं? 8/3 की वैल्यू कितनी होगी अप्रोक्सीमेटली? 2 पॉइंट समथिंग। अरे 8/3 की वैल्यू क्या होगी अप्रोक्सीमेटली? 2 पॉइंट समथिंग। तो बताओ 1 ऊपर है कि नीचे है? नीचे। जबकि 3 ऊपर है और 4 भी ऊपर ही है। अब बताओ 1 जाने के लिए मेरा डेविएशन नीचे है, तो नेगेटिव डेविएशन है। बताओ ये नीचे का डेविएशन कितना होगा? इट इज 1 - 8/3, जो कि कितना आएगा? -5/3। जबकि ये जो दोनों है ये मीन से ऊपर है, तो इनका नेट डेविएशन क्या आएगा? इनका डेविएशन पॉजिटिव आएगा। बताओ ये डेविएशन कितना आएगा? 3 - 8/3। हाँ वेरी गुड बेटा, 1/3। और ये डेविएशन कितना आएगा? ये वाला डेविएशन इकलौता नेगेटिव आया, हाँ? बाकी दो डेविएशन पॉजिटिव आएंगे, विच इज 4 - 8/3। तो कितना आएगा ये? 4/3। तो ये जितने मैंने 3 सर्कल किए हैं ये डेविएशंस हैं। बताओ व्हाट इज नेट डेविएशन? इन सारे के सारे डेविएशंस का सम। तो क्या आएगा? -5/3 which is the first deviation which is below the mid value, फिर पॉजिटिव डेविएशंस। आप देख सकते हो ये 0 ही आएगा। So what is AM basically is the point about which the net deviation is 0। बस जितना आप उस पॉइंट से बाकी डेटा पॉइंट्स के लिए नीचे गए होगे, कुछ और के लिए उतना ही पॉजिटिव गए होंगे, तो नेट डेविएशन वुड बी 0, है कि नहीं? चलिए बेटा, ये मिड वैल्यू समझ में आती है? आप देखो ना पिक्चरों में, जैसे कोई पुरानी पिक्चर में दिखाते थे कि कोई एकदम हॉस्पिटलाइज हुआ है और क्लाइमैक्स क्रिएट करने के लिए ना वो एक हॉस्पिटल के अंदर आपको वो हार्ट बीट वाली मशीन दिखाते हैं, तो उसमें क्या दिखाया? मिड वैल्यू होती है। तो पहले टिडिंग टिडिंग टिडिंग, धीरे धीरे वो टिडिंग टिडिंग धीमे होता है और फिर टी हो जाता है, होता ही नहीं होता है? तो जो टी होता है ना, जो मिड वैल्यू होती है, वो एक तरह से एवरेज है उसका। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है, देखिए, इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, बेटा एस का मतलब प्लूरल है ये, क्या ये प्लूरल बोला मैंने? इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। अब इस टॉपिक को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, और ये टॉपिक जो होगा ना, अगली क्लास की शुरुआत में भी अपन ये थोड़ा सा टॉपिक इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर मान लो एक क्वेश्चन देता हूं तुमको, इंसर्ट लिखो, इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन्स। पहले तो समझते हैं कि मीन्स होते क्या हैं। 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 33। तो 1 और 33 के बीच में मैं आपको बोलूं 5 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करो, तो पहले तो समझते हैं इसका मतलब क्या है ना? और हमें वो 5 अरिथमेटिक मीन्स निकालने हैं। बताओ ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे यहाँ पे 1 है और यहाँ 33 है। बताओ 1 और 33 एपी में है क्या? नहीं, क्योंकि दो नंबर्स एपी में है कि जीपी में या कोई भी पैटर्न बना रहे हैं, उसके लिए कम से कम कितनी टर्म्स होनी चाहिए? 3। अब इनके बीच में मुझे 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं, तो वो 5 नंबर्स का नाम दे देता हूँ, A1, A2, A3, A4, A5। बताओ पहले ये दो कितने नंबर्स थे? 2 थे। अब इनके बीच में कितने इंसर्ट कर दिए? 5। तो ये टोटल मिला के कितने नंबर्स हो गए? 7 नंबर्स हो गए। कितने नंबर्स हो गए? 7 नंबर्स हो गए। अगर ये अरिथमेटिक मीन है, अगर ये अरिथमेटिक मीन है, तो ये 7 नंबर्स एपी में होने चाहिए। इसका मतलब होता है अरिथमेटिक मीन। अगर कोई बोलता है दो नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो, तो वो 2 नंबर्स हैं। अभी मेरे को 5 बोले थे, मैं उन्होंने 5 नंबर उसके बीच में से डिनोट कर दूंगा, तो टोटल मिला के कितने नंबर जाएंगे? 2 पहले के और 5 बीच में, तो टोटल मिला के कितने नंबर हो गए? 7। ये 7 नंबर्स अगर एपी में हुए तो फिर इन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम?
अरिथमेटिक मीन्स। अब ये टर्म्स कैसे निकलेंगे? बहुत सिंपल है। क्या इन 7 नंबर्स जो कि एपी में है उनका फर्स्ट टर्म पता है? हाँ पता है ना, 1। पता है इनका कॉमन डिफरेंस पता है? नहीं पता। पर ये पता है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 7। और जो 7th टर्म है वो भी पता है मुझको, 33। तो डी निकालना कोई मेरे लिए कोई मुश्किल टास्क तो होगा नहीं। बताओ 7 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस 6d, वो 33 के बराबर है। तो ए कितना है? 1। 6d इज इक्वल टू 33। तो बताओ डी की वैल्यू कितनी आएगी? 32/6। 32/6। 32 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन। बताओ 32/6 कितना आएगा? 16/3। तो मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 16/3। अब मुझसे कोई बोलता है कि वो टर्म्स निकालो, बताओ a1, जो कि am1 भी लिख सकते हैं। am1 का मतलब क्या होगा बेटा? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ am1? अरिथमेटिक मीन नंबर 1। बताओ अरिथमेटिक मीन नंबर 1 हमारी इस एपी की शुरुआत से कौन सी टर्म है? सेकेंड टर्म। अरे इस एपी की जो 7 टर्म्स की सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस डी। तो ये होगा a प्लस डी। a कितना है बेटा? 1। और d कितना निकाले मैंने? 16/3। बताओ क्या आएगा ये? 19/3। तो ये वाली टर्म कितनी आएगी? 19/3। अब करना है क्या है? 16/3 ऐड कर करके भरना है। तो बताओ 18 a2 कितना होगा? a2 होगा 19/3, उसमें एक और ऐड कर दो 16/3। बताओ कितना आएगा? कितना आएगा ये? 16 19 + 16 35/3। 35/3। बताओ अगला कितना आएगा? 35/3। फिर 35/3 में 16 ऐड कर दो, कितना आएगा? 35/3 में 16 ऐड करो, व्हाट इज 35 + 16? 51/3। फिर 51/3 में 16 ऐड कर दो, कितना आएगा? बोलोगे? 67/3। फिर 67/3 में 16 ऐड कर दो, कितना आएगा? बोलो? 80/3। फिर अगर तुम 16/3 ऐड कर दोगे तो वो कितना आएगा? 16 ऐड करोगे तो 99/3, जो कि 33 है। तो व्हाट आर द 5 अरिथमेटिक मीन्स? बोलो क्या है वो 5 अरिथमेटिक मीन्स? 19/3, 35/3, 51/3, 67/3 एंड 83/3। तो ये मैंने एग्जाम्पल के रूप में क्यों पढ़ा है? क्योंकि मैं ना अभी इसकी थ्योरी लिखवाऊंगा। अब थ्योरी लिखने से पहले अगर मुझे आइडिया हो एक नंबर्स के साथ, क्योंकि नंबर्स के साथ क्या कैलकुलेशन पॉसिबल है, अगर नंबर्स के साथ मुझे कैलकुलेशन पता है कि भाई इस तरह की कैलकुलेशन होती है, तो मैं बड़े आराम से इस चीज को कर सकता हूँ। थ्योरी लिख लेते हैं। गॉड ब्लेस यू। तो कहानी याद है क्या हुआ? हमें पहली टर्म पता होगी, लास्ट टर्म पता होगी, उनके बीच में हमें कुछ अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने होंगे। और 2 हैशटैग हैं इसके जो आपकी पूरी के पूरे, और इस पर क्वेश्चंस खूब आए हैं अभी लेटली। जेई ने भी बहुत बार पूछे क्वेश्चंस अरिथमेटिक मीन्स के बारे में। करें? तो थ्योरी लिखेंगे। इंसर्ट n arithmetic means between a एंड b, और एग्जैक्टली वही फॉलो करेंगे जो अभी मैंने सिखाया आपको। बताओ, एक नंबर लाइन बनाई, उसमें मैंने a डिनोट किया और b डिनोट किया। बताओ ये कितने नंबर्स हैं अभी? 2। ये 2 नंबर्स एपी में कि जीपी में पता नहीं, ये किसी भी सीरीज में हो सकते हैं। पर इनके बीच में कितने अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं? n। तो पहले का नाम क्या दे दिया? a1, अगले का नाम क्या दे दिया? a2, अगले का नाम क्या दे दिया? a3 एंड डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला क्या आएगा? an। बताओ ये पहले कितनी टर्म्स थी? 2। उनके बीच में कितनी टर्म्स इंसर्ट कर दी? n। तो टोटल वाली कितनी टर्म्स हो गई? n+2। बेटा ये समझ में आता है कि नहीं कैसे आया n+2 टर्म? पहले कितनी टर्म्स थी? 2। a और b 2 टर्म्स थी, उनके बीच में कितने अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट कर दिया आपने? n। तो टोटल वाली कितनी टर्म्स हो गई? जैसे अगर इससे पिछले वाले एग्जांपल में देखें, पहले कितनी टर्म्स थी? 2।
1 और 33, उसके बीच में आपने कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए थे 5, तो टोटल मिला के कितनी टर्म्स हो गई थी 7। तो बेटा यहाँ पर ए और बी कितनी टर्म्स हैं 2, उनके बीच में कितने n। अगर ये एपी, ये अगर एम्स हैं, अगर ये एम्स हैं तो इसका मतलब ये सारी टर्म्स किस में होनी चाहिए एपी में। किस में होनी चाहिए एपी में। बताओ इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, कि फर्स्ट टर्म तो ए ही है। बताओ इसका कॉमन डिफरेंस पता नहीं, वो पता होता तो फिर क्या बात थी, तो उसको डी मान लेता। अभी येलो में लिख देता हूं। बताओ इसकी लास्ट टर्म जो कि n प्लस टू टर्म है वो कितनी है b, ये पता है ना इसकी लास्ट टर्म जो n प्लस टू है। बताओ n प्लस टू क्यों है गौरव, तो टोटल मिला के कितनी टर्म्स हैं, ये t फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म, तो ये कौन सी टर्म है t n प्लस टू। पता t n प्लस टू का फॉर्मूला क्या होता है AP में, a प्लस n प्लस टू माइनस वन डी इक्वल टू b। याद रखना मुझे अभी d नहीं पता, d नहीं पता। बताओ यहाँ से क्या आएगा a प्लस n प्लस वन इंटू डी इज इक्वल टू बी। मुझे याद रखना अभी d नहीं पता। तो बताओ यहाँ से d की वैल्यू आ गई, क्या आएगी b माइनस ए अपॉन n प्लस वन। बेटा ये फॉर्मूला याद करके रखेंगे। बताओ अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं, बताओ दो नंबर्स कौन है a और b, और उनके बीच में कितने अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने n, तो याद रखना कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा b माइनस ए अपॉन n प्लस वन। क्या होगा फॉर्मूला b माइनस ए अपॉन n प्लस वन। क्लियर है, ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला। आज के लेक्चर के इस कॉमन डिफरेंस के फॉर्मूले को याद कर लेना। विल कंक्लूड दिस टॉपिक द नेक्स्ट लेक्चर, पर अभी के लिए याद रखना। बताओ जैसे अभी बताओ सीधा अगर फॉर्मूला पता होता, व्हाट इज बी हियर, व्हाट इज ए हियर, व्हाट इज 33 माइनस 1 32, और व्हाट इज n प्लस वन, कितने नंबर ऑफ 5 थे 5 प्लस 1 6, तो सीधा फॉर्मूला सेम टू सेम फॉर्मूला लग जाता। बताओ अब ये जो एपी है इसमें जो फर्स्ट एएम है, बताओ इस फर्स्ट एएम का नाम मैंने क्या लिख रखा है एएम लिख रखा है ना। बताओ वो इस एपी की शुरुआत से कौन सी टर्म है सेकेंड टर्म है, कौन सी है, क्योंकि इस एपी की पहली टर्म क्या है ए, तो अगली टर्म क्या होगी ए प्लस डी। बताओ ए टू क्या होगा ए प्लस टू डी। बताओ ए थ्री क्या होगा ए प्लस थ्री डी। अगर मैं जनरलाइज करके लिख लूं कोई एमएथ एम क्या होगा ए प्लस एम डी, तो बताओ लास्ट एन क्या होगा ए प्लस एन डी। और मुझे डी की वैल्यू क्या मैंने हैशटैग के थ्रू निकाल रखी है क्या, हाँ डी की वैल्यू आपने हैशटैग के थ्रू निकाल रखी है। क्या है डी की वैल्यू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। तो इस चीज के बारे में अपन डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए मैं इस चीज को यहाँ पे एंड करता हूँ, और आपको जो आपके मॉड्यूल है उसके अंदर आपको एपी क्वेश्चंस करने होंगे। पर एक याद रखना हमने एपी जो है उसमें पहली क्लास में अपने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था, थोड़े क्वेश्चंस कम किए हैं एपी में, ये बात सही है। उसका रीजन बड़ा सिंपल है कि एपी आपके लिए कोई नया नहीं है एकदम, है ना, ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो सबसे पहले क्या थी एपी क्या होती है, फिर हमने क्या देखा था एनेट टर्म क्या होती है, फिर सम टिल एंड टर्म्स क्या होता है, फिर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एपी की, है ना। नेक्स्ट क्लास में थोड़े और क्वेश्चंस करवाऊंगा। फिर मैंने आपको प्रॉपर्टीज में चार तो बहुत ही स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज बताई, फिर मैंने आपको अरिथमेटिक मीन पढ़ाया, और अभी हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन, ना। तो यहाँ पे अभी एंड करते हैं, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।